गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे वर्क कॉन्सेप्ट एंड यूनिट कि जो कार्य है वो क्या है और कार्य के क्या क्या एप्लीकेशन हैं और इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल होंगे और इनकी यूनिट्स होंगी। ध्यान रखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिज़िक्स के हिसाब से और मैकेनिक्स के हिसाब से। तो इस चैप्टर को अपन कम से कम 3 से 4 लेक्चर में समझेंगे और इस पर अपन थियरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर कंसंट्रेट करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ के पर्पज़ से भी और फिज़िक्स के पर्पज़ से भी और इंजीनियरिंग के पर्पज़ से भी। तो सबसे पहले तो देखिए कार्य कार्य क्या होता है। तो फिज़िक्स के लैंग्वेज में कार्य करना किसे कहते हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं कि अपन कोई भी काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो कार्य करने का मतलब ये होता है जो भी अपन कार्य करते हैं तो उसके बदले में कुछ अपन को आउटपुट मिलता है और उसके बदले में शरीर में थकान भी होती है। अपन इसको यूँ समझ सकते हैं, अगर अपन कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अपन एनर्जी का लूज़ नहीं कर रहे हैं एक प्रकार से। तो जो कार्य करना होता है उसको आप यूँ बोल सकते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण है, कि एनर्जी एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जा रही है थ्रू मीडियम। अब आप देखिए जैसे कि अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि कोई भी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से अपन कोई भी मशीन चलाते हैं और मशीन के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो उससे अपन को आउटपुट मिलता है। तो जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है वह मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चली गई है किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू एनी सिस्टम। तो एक प्रकार से वो कार्य करना हो गया है, यूँ मान सकते हैं अपन। लेकिन इसको अगर मैकेनिक्स या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इन फिजिक्स मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर ए डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि आप यूँ मानिए कोई भी बाह्य बल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है या उसको विस्थापित किया जाता है किसी भी बाह्य बल के द्वारा, तो उसमें ऊर्जा है वह स्थानांतरित होती है। साथ में ध्यान में रखना है एटलीस्ट पार्ट ऑफ विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वह विस्थापन की दिशा में ही हो। अब आप इसको यूँ मान सकते हैं कि जो कार्य है वह क्या है, किसी भी बाह्य बल को लगाने पर कोई भी निकाय है उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो वह जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह कार्य है। साथ में जो बल लगा रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात यह है, जो बल लगा रहे हैं वह बल डिस्प्लेसमेंट की दिशा में ही होना चाहिए, अर्थात बल की दिशा और उस निकाय के विस्थापन की दिशा समान होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि समान क्यों होनी चाहिए। तो अगर वो समान नहीं होगी तो जो किया गया कार्य है वो ज़रूरी नहीं हो कि आउटपुट जितना होना चाहिए उतना ही हो सकता है वो शून्य भी हो सकता है वो कम भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि विस्थापन और लगाए गए बल या आरोपित बाह्य बल की दिशा है वो समान हो। अब आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए कि सपोज कि कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी एक चौकोर टुकड़ा रखा हुआ है किसी सतह पर, अगर आप उसे पुल करते हैं या पुश करते हैं, पुल या पुश का मतलब या तो धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो उस पर आप बाह्य बल लगा रहे हैं। तो बाह्य बल लगा रहे हैं तो वह अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो उसमें विस्थापन हो जाएगा। अब आपके द्वारा लगाया गया बाह्य बल, जैसे कि आपने इस पर बाह्य बल लगाया इस दिशा में और ये विस्थापित हुआ इस दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसको मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया। तो इनके बीच का जो विस्थापन है उसको मैंने डी एस बोल दिया है। तब इस पूरी प्रोसेस में किया गया कार्य है वह बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ध्यान रखिए यहाँ पर अदिश गुणनफल क्या है, अभी अपन 1 मिनट के बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर आप ये देखिए यह बल तो लगा रहे हैं आप एक्स दिशा में, और सपोज करो यह जो ब्लॉक है यह ब्लॉक
वाई दिशा में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तो विस्थापन की दिशा तो ये हो गई और बल की दिशा ये हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डॉट डी एस, जो इनके बीच का जो एंगल है वह हो गया 90 डिग्री, अर्थात कि एफ और डी एस एक दूसरे के नॉर्मल हो गए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? शून्य। अब इनडायरेक्ट रूप से आपको इसमें एक फ़नी एग्जाम्पल बता देता हूँ कि सपोज़ कोई कूली है, वह आपका सामान रखता है सर के ऊपर। तो सिर पर सामान रख के अगर वो चल रहा है और उसने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चला गया, तो कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कूली के द्वारा किया गया कार्य है वह फिजिक्स के लैंग्वेज में जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कूली ने जो विस्थापन किया है वह विस्थापन तो है एक्स दिशा में, लेकिन कूली पर जो बल लग रहा है वह है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके सिर से पैर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? उसके द्वारा लगाए गए बल और उसके द्वारा किए गए विस्थापन के बीच का कोण हो गया 90 डिग्री। तो किया गया कुल कार्य कितना हो गया है? जीरो, अर्थात कूली का किया गया कार्य शून्य है उस कंडीशन में। लेकिन फिर भी वह कूली थक जाता है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों? उसकी ऊर्जा तो नष्ट हो रही है ना। ओके, तो जो किया गया कार्य है वह है बल गुणा विस्थापन, और बल गुणा विस्थापन है W बराबर एफ डॉट डी एस। अब ध्यान, आपको पता है कि बल है उसका परिमाण के साथ साथ में उसमें दिशा भी होनी चाहिए, विस्थापन है उसमें भी यही कंडीशन है। तो ये दोनों ही सदिश राशियाँ, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और दोनों ही सदिश होने के साथ साथ में अदिश गुणनफल के साथ में कनेक्टेड है। तो इस राशि का जो मान होगा वह है एफ डी एस कोस थीटा। अगर थीटा का मान जीरो है, अर्थात एफ और डी एस दोनों की दिशा समान है, जैसे कि यहाँ पर एफ की दिशा भी यह है और विस्थापन की दिशा भी यह है, इसका मतलब दोनों में समान दिशा में मोशन है। इसका मतलब यह है कि किया गया कार्य है वह अधिकतम है, या फिर W बराबर एफ डी एस लिख सकते हैं। लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं एक दूसरे के, तब एफ डॉट डी एस है वह एफ डी एस कोस थीटा, एफ डी एस कोस 90, क्योंकि थीटा बराबर 90 तो कोस 90 बराबर जीरो, तो W बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपन इस इक्वेशन से, ये है W बराबर एफ डी एस। एफ क्या है? बल, इसका मतलब होता है न्यूटन, और डी एस क्या है? यह है विस्थापन, तो इसका मतलब होता है मीटर। तो जो कार्य है उसका मात्रा कितना हो गया? न्यूटन मीटर, जो कि 1 जूल के बराबर भी होता है। तो 1 न्यूटन मीटर है वह 1 जूल के बराबर होता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर मैं डी एस है उसको मैं 1 मान लूँ, 1 मीटर, तो W बराबर F हो गया। तो W बराबर F, जबकि डी एस बराबर 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर का विस्थापन करने के लिए जो आवश्यक बल है वह कार्य के बराबर होता है, अपन यूँ कह सकते हैं। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये अपने डिस्कस कर लिया है। तो किया गया कार्य है वह क्या होगा? तो चूंकि जब F और ds दोनों अदिश गुणनफल में है, तो इनका जो आउटपुट होगा वह एक अदिश राशि होगा। इसलिए जो कार्य है वह एक स्केलर क्वांटिटी है, वह एक अदिश राशि है। अर्थात कार्य के बताने के लिए केवल अपन को मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि 4 जूल 5 जूल, उसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे मैं कहूँ ए डॉट बी, इसका मतलब है ए बी कोस थीटा। तो ये दो सदिश हैं, तो यह सदिश ए है, दूसरी सदिश बी है, इनके बीच का कोण है थीटा। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा ए बी कोस थीटा। तो उसको अपन ये समझ सकते हैं, देखिए यह है बी, अगर बी का मैं ए पर प्रोजेक्शन लेता हूँ तो ये कितना आएगा? यह आएगा बी कोस थीटा। तो ये वाला वेक्टर बी कोस थीटा और ये पूरा वेक्टर ए, तो ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, तो गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी कोस थीटा। तो तब इसका मान अपन लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे बोलूं कि इसका प्रोजेक्शन मैं बी पर लूं, तो ये वाला प्रोजेक्शन, ये मान कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा। तब भी यह हो जाएगा ये बी इंटू ए कोस थीटा। अर्थात जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो आप ऐसा ए बी कोस थीटा या बी ए कोस थीटा कह सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होगा। तो अभी अपन ने बात की है
कार्य की डेफिनेशन की। तो जो कार्य है उसका मात्रक होता है जूल। अब देखिए नॉर्मली जूल है वह ऊर्जा का मात्रक भी होता है, तो इनडायरेक्ट रूप से जो कार्य है वह एक्चुअली में ऊर्जा ही है। जो कार्य है वह ऊर्जा ही है, इस बात का ध्यान रखिए। और आप हायर क्लासेस में अगर डिस्कस करते हैं और आपने आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर mc², उसके द्वारा देख सकते हैं ऊर्जा है वो एक्चुअली में द्रव्यमान ही है। तो ऊर्जा द्रव्यमान ही है, तो कोई भी द्रव्यमान है अगर उसको अपन विस्थापित करते हैं बाह्य बल लगा के तो वो कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊर्जा, द्रव्यमान और कार्य ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं इजीली। तो इसी बात को एग्जांपल लेके अपन देखते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय एक्चुअल में क्या है। तो अब देखिए इसके लिए अपन देखा कि अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन विद एन ए एक्सीलरेशन, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वह गति कर रहा है और गति करने के साथ साथ में रेखीय गति कर रहा है और साथ साथ में वह ए त्वरण है उसका, तब जो न्यूटन की जो गति का तीसरा नियम है उसके अनुसार अपन कह सकते हैं v² - u² बराबर 2as। जो अपना क्या फॉर्मूला है, v² बराबर u² प्लस 2as है। तो उसी को मैंने ये लिख दिया है। अब देखिए ये मेरे पास में गति का तीसरा समीकरण है। तो अब इस समीकरण को मैंने दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको m/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा mv²/2 माइनस mu²/2 इज इक्वल टूmas। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए कि जो ma है वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर ma। कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु a त्वरण के साथ में गति करती है तब उसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, F बराबर ma। तो मैं इसको लिख सकता हूँ F × s। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन देखिए ये क्या है, यह अंतिम वेग, यह प्रारंभिक वेग। तो यह अंतिम गतिज ऊर्जा, यह प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में अंतर, या जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अंतर किसके बराबर आया है, F × s। तो F बल है और s है विस्थापन या दूरी। तो जो ऊर्जाओं का अंतर है, गतिज ऊर्जाओं का अंतर है, वह कार्य के बराबर होता है। और यह कार्य, इसी को अगर मैं नॉर्मली वेक्टर फॉर्म में या 3 डायमेंशन फॉर्म में लिखूं तो s को मैं डिस्प्लेसमेंट d से रिप्लेस कर देता हूं और तब मैंने लिख दिया है mv²/2 माइनस mu²/2 बराबर F.d। अब F.d है, यह क्या है, दिस इज वर्क डन बाय फोर्स। तो गतिज ऊर्जाओं का अंतर है वह किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी भी निकाय है उस निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दोनों का जो अंतर है वह उस निकाय के ऊपर बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो यह आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन। अब देखिए mv²/2 है वह होगी फाइनली काइनेटिक एनर्जी kF, दिस इज kF। और mu²/2 है वह हो गई है ki बराबर w। तो kF माइनस ki क्या है, डेल्टा k, गतिज ऊर्जा में अंतर, और वो किसके बराबर, w। अर्थात ऊर्जा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, बस ऊर्जा है वह ट्रांसफर हो रही है। तो किसी भी निकाय के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में अंतर है वह किए गए कार्य के बराबर होता है। सो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। का मतलब है कि किसी भी बॉडी पर फोर्स के द्वारा उसे विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य है वह उसकी गतिज ऊर्जाओं का अंतर होता है। यह है कार्य के लिए इम्पोर्टेंट चीज़। यह अपने कार्य के लिए बेसिक उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया। अभी इस पर बेस्ड एक सवाल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने डेली लाइफ में फील किया होगा। सवाल यह है, ये देखिए कुछ बारिश की बूंदें गिर रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ये बारिश की बूंदें, आसमान से बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिर रही हैं। अब बारिश की बूंदें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो उस पर 2 प्रकार के बल लग रहे हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो बारिश की बूंदों में वजन होता है तो उसके कारण से उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और एक जब वो बारिश की बूंद गिर रही है नीचे की तरफ तो बीच में माध्यम है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, एयर होगी, कोई भी माध्यम है, तो उस पर वो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स लगाता है। तो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स का मतलब है कि वो बारिश की बूंदों को नीचे गिरने से रोकता है। जैसे कि अपन
अपने जो विस्कोसिटी वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें भी अपन ने बात की थी, जो विस्कस फोर्स है वो एक प्रकार का रिस्ट्रक्टिव फोर्स है, प्रतिरोधी बल है, तो उस पर कोई प्रतिरोधी बल लगता है। दो प्रकार के बल उस पर लगते हैं बारिश की बूंदों पर। ओके, अब बारिश की बूंदों का द्रव्यमान है वो दिया गया है, प्रत्येक बूंद का द्रव्यमान है 1 ग्राम। ओके, और बारिश की बूंद को अपन ये मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर की ऊंचाई से वो गिरती हैं। ओके, तीसरा यह है कि जब वो धरती की सतह को छूती हैं, टच करती हैं, तब उनका वेग होता है 50 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं जो कि अपन मेजर भी कर सकते हैं इजीली। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कि बारिश की बूंद गिर रही है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है, उस गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी एक प्रकार का बल है, उसके द्वारा बारिश की बूंदों पर किया गया कार्य कितना है वो ज्ञात करना है। दूसरा, जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो उस पर दूसरा बल भी लगता है जिसको प्रतिरोधी बल या रिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। तो दोनों बलों के द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले बारिश की बूंद को अपन ये मानते हैं कि जहाँ से वो गिर रही है उस स्थान पर वो इनिशियल पोजीशन में रेस्ट में थी, अर्थात उनका कोई वेग नहीं था, लेकिन वो पृथ्वी की सतह को छूती हैं तो उनका कोई वेग था, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में वेग 0 और अंतिम अवस्था में वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड। तब अपन वर्क ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। वर्क ऊर्जा प्रमेय क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। तो देखिए इसको अपन बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप्स, बारिश की बूंद के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वह कितना आएगा, डेल्टा के बराबर के एफ माइनस के आई। के एफ का मान क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, के आई का मान क्या है, 1/2 एम यू स्क्वायर। अब यू का मान क्या है, बारिश की बूंदों का प्रारंभिक वेग क्या है, वो है 0, तो के आई का मान 0 हो गया। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, अंतर कितना हुआ, वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर है गतिज ऊर्जा बारिश की बूंदों का, तो बारिश की बूंदों की जो कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वह आ गया 1/2 गुणा 10⁻³ जो कि 1 ग्राम को मैंने किलोग्राम में बदल दिया, गुणा 50 स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास आया डेल्टा के बराबर 1.25 जूल। ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक भी जूल है, इसको दूसरे मात्रक न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं, और ये एसआई मात्रक है। दूसरा सीरियस मात्रक भी होता है, उसको बोलते हैं अर्ग, जूल के बजाय अर्ग भी होता है, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया भी गया है कि 1 जूल को अर्ग में और या 1 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो। अब देखिए साथ में अपने यहाँ पर ये माना है, मैंने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में कि वी अज्यूम्ड यू बराबर 0, अर्थात बारिश की बूंदें प्रारंभिक अवस्था में रेस्ट में थी। अब देखिए बारिश की बूंदों का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लिया है, तो डेल्टा के बराबर डब्ल्यू होना चाहिए इनडायरेक्ट रूप से, अपने देखा है कि अभी वर्क ऊर्जा प्रमेय से। अब डब्ल्यू है तो डब्ल्यू क्या होता है, वो होता है एफ इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, और बल गुणा विस्थापन, बल का मान कितना होता है एम ए, लेकिन यहाँ बारिश की बूंदें गुरुत्वीय क्षेत्र में गिर रही हैं तो ए की बजाय वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का काम में लेंगे अपन, तो वो जाएगा जी, तो वो जाएगा एम जी, तो एफ बराबर एम जी। और विस्थापन क्या है, विस्थापन है बारिश की बूंदें अपनी प्रारंभिक अवस्था से धरती को छूने तक किया गया दूरी, तय की गई दूरी, वो कितनी है उसको अपन बोलेंगे डी की बजाय एच, हाइट, तो वो हो गया है अपना एफ इंटू एच, और एफ बराबर कितना है एम जी, तो कुल किया गया कार्य हो गया एम जी एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एम जी एच होती है किसी भी चीज़ के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर अपन 2 चीज़ें कह सकते हैं कि काइनेटिक ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है, और स्थितिज ऊर्जा है वही काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है, साथ में ये दोनों ही हैं वो कार्य में परिवर्तित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि एफ जी है जो गुरुत्वीय बल है उसके द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू, इसको जी लिख देता हूँ, डब्ल्यू जी बराबर एम जी एच बराबर एफ इंटू डी, डी है वो एच के बराबर है, एफ के बराबर एम जी है। डब्ल्यू का मान रखिए तो एम का मान हो गया एम जी एच हो गया, डब्ल्यू का मान, डब्ल्यू जी का मान सॉरी ये डब्ल्यू जी है, तो एम का मान होगा 10⁻³ जी का मान मैंने 9.8 के बजाय 10 ले लिया इजी कैलकुलेशन के लिए, और एच का मान कितना है 1 किलोमीटर, तो उसको मैंने 1000 मीटर कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻³ से 1000 कैंसिल हो गया, बचा 10 जूल, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वीय बल के द्वारा बारिश की बूंदों पर किया गया कार्य है 10 जूल। अब काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना था, वो था 1.25 जूल।
तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक ऊर्जा है उसका परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, टोटल कार्य के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है। देखिए यहाँ तो काइनेटिक ऊर्जा 1.25 है जबकि कार्य है वह 10 है, तो 1.25 जूल है वो 10 जूल के बराबर कैसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है और वो सही है। इसका पॉइंट नंबर 2 चैप्टर क्या है कि बारिश की बूंदों पर प्रतिरोधी बल जो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स था उसके द्वारा किया गया कार्य भी अपन को ज्ञात करना है। तो डेल्टा के बराबर डब्ल्यू जिसे बोलते हैं कुल कार्य, वो किन किन के बराबर होता है, कुल कार्य दो बलों के द्वारा होता है, एक गुरुत्वीय बल के द्वारा और दूसरा रिस्ट्रिक्टिव फोर्स के द्वारा। तो एक हो गया डब्ल्यू जी, दूसरा हो गया डब्ल्यू आर। तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा के बराबर डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू आर। अब इससे अपन डब्ल्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डब्ल्यू आर बराबर कितना हो गया है, डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी। तो डेल्टा के का मान कितना है 1.25 और डब्ल्यू जी का मान है 10। तो 1.25 माइनस 10 बराबर माइनस का 8.75, 8.75 ये 8.75 है जूल। लेकिन देखिए साइन क्या है माइनस का, अर्थात जो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य -8.75 जूल है। माइनस अर्थात बल द्वारा कार्य किया नहीं गया है, बल द्वारा कार्य निकाय पर किया नहीं गया, निकाय ने बल पर कार्य किया, यूँ मान सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यह कार्य माइनस है तो उल्टा निकाय ने कार्य किया, निकाय पर कार्य हुआ नहीं है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए। रिस्ट्रिक्टिव फोर्स तो क्योंकि और वैसे भी आप देखें रेस्ट्रिक्टिव फोर्स है वह नॉर्मली ग्रेविटेशन फोर्स के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए इसका चिन्ह भी उसकी तुलना में, अगर ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य प्लस है तो इसके द्वारा किया गया कार्य का मान माइनस होगा। इस पर अपन बेस्ड और बहुत बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपको इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कीजिए और इसे समझने की कोशिश भी कीजिए। थैंक यू।